सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हम जो अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो जी पार्टनरशिप, लास्ट टॉपिक। हम लोगों ने चैप्टर 11 स्टार्ट करना है। तो बिफोर कि मैं पार्टनरशिप स्टार्ट करूँ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ। ये चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हो, इन I2B वगैरह सब्जेक्ट में आपने पढ़ी हुई हैं। बिजनेसेस 3 मॉडल हैं, सोल, फर्म और कंपनी का। सोल प्रोप्राइटर जो है उसको तो वैसे कोई मुंह नहीं लगाता, हाँ सवाए FBR के। FBR उनको थोड़ा बहुत मुंह लगा लेता है कि भाई तुम कुछ कमा रहे हो तो हमें भी दे दो, ठीक है। इसके अलावा और कोई उसे मुंह नहीं लगाता। फर्म और कंपनी के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो समझने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि एक्चुअली में वही डिफरेंस जो है वो पार्टनरशिप की बुनियाद बनता है। तो कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। ये बात आप लोग I2A में भी पढ़ते हो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी पढ़ते हो। कंपनी के अपने एसेट्स हैं, अपनी लायबिलिटीज़ हैं, उसकी अपनी एक शनाख्त है एक्चुअली, ठीक है। जबकि दूसरी साइड पे फर्म की बात करो तो फर्म की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। यही बात समझाने वाली है कि फर्म सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं रखती। तो अगर आप ये गौर करो तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है फर्म के केस में नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। देखो कुछ एक टाइम आता है कि ब्रांड वैल्यू या ब्रांड इक्विटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमें वो फर्म याद रह जाती हैं। जिस तरह अगर आज मैं बात करता हूँ फर्ग्यूसन की, KPMG की, डेलॉयट की, तो ये 4 फर्म्स हैं जिनकी ब्रांड इमेज ने आपके दिमागों पे एक नक्श छोड़ दिया कि ये फर्म है जी। जबकि ये तो आपके जहनों में है, लीगैलिटी में इन फर्म की कोई औकात, लीगल वैल्यू नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप देखो तो ये इनके लोकल नेम्स भी नहीं है, अगर मैं सही बताऊं। जिस तरह मैं सारों को तो नहीं, KPMG का मुझे याद है। अगर KPMG की बात करूं तो KPMG इनफैक्ट ये ग्लोबल नेम है। उनका लोकल नेम जो रजिस्टर्ड है वो सलमान तासीर हादी एंड कंपनी है। अब तासीर हादी जो है, तासीर इज एक्चुअली सलमान तासीर, तसीर वॉज एक्चुअली सलमान तसीर, क्योंकि सलमान तसीर अब तो दुनिया में नहीं है। सो सलमान तसीर वाली वो जो गवर्नर पंजाब थे उनकी फर्म थी ये। बात समझ आ रही है? सो इनफैक्ट समझाना ये है कि आप लोगों ने ब्रांड इमेज बहुत क्रिएट कर दिया ना, तो आपको फर्म का पता है, जबकि लीगैलिटी में फर्म कुछ नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पार्टनर्स के साथ होगा, फर्म के साथ नहीं होता। हाँ, जबकि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करती है। नेस्ले वर्सेस, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई नेस्ले से परचेज कर रहा हूँ प्रोडक्ट, या से गुड्स नहीं कहता, मैं कहता हूँ मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, तो सलमान और नेस्ले का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जबकि अगर मैं कोई फर्म से चीज़ परचेज कर रहा हूँ तो सलमान और ऑल द पार्टनर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। सपोज आप सब एक पार्टनर हैं एक फर्म में, तो आप तमाम पार्टनर्स के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। लीगल वैल्यू ये होगी। लीगल वैल्यू में सपोज आपकी फर्म का नाम है XYZ फर्म, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट XYZ फर्म के साथ नहीं हो रहा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली लीगली आप सबके साथ हो रहा है। क्या बात समझ आई थोड़ी सी? तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो डिफरेंशिएशन का है, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड या लिमिटेड? लिमिटेड, अप टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। याद है वे बातें कि वो सिर्फ उतने ही जिम्मेदार हैं जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ, भाई उससे ज्यादा वो जिम्मेदार। लेकिन बिजनेस फर्म के केस में सपोज अगर वही सिनेरियो पेश आए कि बिजनेस का जो लॉस है या बिजनेस का जो डेट है वो आ गया जी 100 रुपीज पे, और बिजनेस के एसेट्स हैं सपोज सिर्फ 70 रुपीज के, तो ये जो एक्सेस 30 रुपीज हैं ये कहां से आएंगे? ये पार्टनर्स की पॉकेट से आएंगे। पर्सनल वेल्थ इन्वॉल्व हो जाएगी। बात समझ आई? इसका मतलब है एक पार्टनर जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी रखता है। अगर बिजनेस का डेट बिजनेस पे ना कर सका तो पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करेगा। ये तो बिल्कुल उसी तरह हो गया, घर से बिजनेस करने आए और उल्टा घर बेच के फिर बिजनेस का डेट पे करें। ऐसा ही है ना? खौफनाक बात है ना कि करने बिजनेस आए थे, बिजनेस डूब गया तो साथ में घर भी लेके डूब गया। सो ये एक प्रॉब्लम थी इस पार्टनरशिप फर्म के, इस प्रोडक्ट में कह लो या इस फाइनेंशियल फर्म में कह लो, ये प्रॉब्लम है लीगैलिटी में, ठीक है, कि एक पार्टनर पर्सनली लायबल है। तो ये बात यहां लिखी हुई है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ दी पार्टनर्स। क्या ये बात समझ आ गई? नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ये दोनों बातें समझ आ गई। अच्छा, फिर मैंने लिखा हुआ है वैसे कि SCCP बीइंग रेगुलेटर कंसर्न्ड है। SCCP नहीं है वैसे, SCCP का एक विंग है, तो मैं ये नहीं कहना चाहिए वर्ड लिखना ऐसे यहाँ टेक्निकली गलत होता है। बिजनेस यूजुअली गेट्स रजिस्टर्ड विद नॉट विद SCCP, बट ठीक है, उनका एक विंग है, उसके थ्रू हम रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और, चैप्टर 10 पढ़ाया था मैंने,
मैंने आपको एजेंसी रिलेशनशिप समझाया था कि एक एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होता है, और फिर मैंने ये भी समझाया था एजेंट अपनी हरकतों की वजह से किसको फंसा देता है, प्रिंसिपल को फंसा देता है। और फिर मैंने जब कंक्लूड किया तो मैंने कहा था पूरे पार्टनरशिप की बुनियाद भी एजेंसी रिलेशनशिप पे टिकी हुई है। मतलब हर पार्टनर, अगर सपोज हम सब पार्टनर्स हैं, तो मैं अगर पार्टनर हूं तो मैं आप सबके बिहाफ पे एज एन एजेंट काम कर रहा हूं। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन में मैं इन्वॉल्व हो रहा हूं तो मैं एजेंट हूं और आप सारे प्रिंसिपल, और अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप एजेंट है, मैं प्रिंसिपल। तो एजेंट की वजह से कौन फंसेगा? प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल है ना एजेंसी रिलेशनशिप का। तो ऑल एजेंट्स आर एक्चुअली, ऑल पार्टनर्स आर एक्चुअली एजेंट्स फॉर ईच अदर। अगर मैं एक्शन ले रहा हूं तो मैं एजेंट हूं, आप प्रिंसिपल हैं। आप एक्शन ले रहे हैं, आप एजेंट है, मैं प्रिंसिपल हूं। तो हमारे हर एक पार्टनर के दो फेस होते हैं, या वो एजेंट होता है रोल में, या वो प्रिंसिपल होता है। क्या बात ये भी समझ आ गई? तो आपकी जो एजेंसी, आपका जो पार्टनरशिप है वो एजेंसी रिलेशनशिप के ऊपर टिकी हुई है, यानी पार्टनरशिप में एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच। नहीं, जरूरत नहीं है वैसे मुझे, अगर ये ओके है तो। ये ज़्यादा तो नहीं डाल दी जज्बाती में, बस ठीक है, हो गया, ठीक है, ओके जी। तीन बातें मैंने बताई हैं। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, और तीसरी बात मैंने बताई कि एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है अमंग दी पार्टनरशिप। क्लियर? आगे चलूं जी जल्दी जल्दी। कंपनी के केस में यही चीजें डिफरेंट है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, और एजेंसी जैसी कोई चीज यहां पे होती है, लेकिन डायरेक्टर एजेंट होते हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लो जी, पार्टनरशिप दो तरह की चल रही है इस वक्त। प्लीज एक मिनट, ऐसा नहीं है किसी को बोल पार्टनरशिप दो तरह की है जी। एक है पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, और एक है 2017। 2017 हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमने पढ़नी कौन सी है? 32 के फीचर क्या हैं? वही वाले जो भी पढ़े हैं। लेकिन 2017 क्यों इंट्रोड्यूस की गई उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब ये देखा गया कि यार एक फर्म बनाई जाती है और पार्टनर इस हद तक लायबल हैं कि बिजनेस डेट की वजह से पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल आउट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो एक ही तरीका बचा था कि कंपनी बना लो, लेकिन नहीं कंपनी बनानी भाई, फिर क्या करें? तो फिर उन्होंने पार्टनरशिप का एक रिवाइज मॉडल निकाला। उन्होंने कहा हम आपको एक ऐसी पार्टनरशिप ऑफर करते हैं जिसके अंदर होगी वो पार्टनरशिप, लेकिन सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगी, बिल्कुल लाइक अ कंपनी। अगर आप अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर कराते हो 2017 में, तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आपको नसीब होगी, लिमिटेड लायबिलिटी होगी पार्टनर्स की, और लेकिन आप अपने नाम के साथ लिखेंगे LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मेरी बात समझ आ रही है? ये बता क्यों रहा हूं? सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए दो पार्टनरशिप एक्ट एग्जिस्ट करते हैं। एक का फीचर ये है, दूसरे का फीचर ये है। क्या बात समझ आई? अच्छा, इस नाम के साथ आप LLP लाजमी लिखोगे, उस नाम के साथ आप कुछ नहीं लिखते, इसमें आप LLP लाजमी लिखते हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है, इस फर्म को अब आजकल मार्केट में, मतलब कि मैं यूँ कहूँ एग्जिस्टेंस है इसकी। मैंने खुद एक फॉर्म रजिस्टर कराई इस नेम के साथ, जस्ट टू सी कि अच्छा कैसे वर्कआउट करती है। समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अभी मार्केट में लोगों को पता ही नहीं अच्छा ये भी होती है। मैंने जब उसको बैंक अकाउंट ओपनिंग पे गया तो पता लगा बैंक वालों को पता ही नहीं है। वो कह रही है ये पार्टनरशिप है, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ पार्टनरशिप है। यार ये तो कंपनी है, नहीं ये कंपनी तो नहीं है, ये मिडल की कोई चीज़ है। सो उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या चीज़ मांगे इसका अकाउंट ओपन करने के लिए। तो आखिर में उन्होंने फिर जो भी किया, खोल दिया अकाउंट। ये है पार्टनरशिप एक्ट 2 था। अच्छा, चली क्यों नहीं या क्यों नहीं चलती? कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आईकैप जो है, आईकैप में फॉर्म्स रजिस्टर होती हैं, राइट? आपको शायद थोड़ा सा पैटर्न समझाता हूँ कि आईकैप की फॉर्म रजिस्टर कैसे होती है। वो इस तरह होता है कि आईकैप कहते हैं पहले जाओ, तुम पार्टनर्स फर्म खोलना चाहते हो ना, एक ऑडिट फर्म, जाओ जाके 1932 के अंदर पहले अपनी फर्म रजिस्टर कराओ। वहां से जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, वो सर्टिफिकेट लेकर मेरे पास आना, मैं तुम्हारी आईकैप में फर्म रजिस्टर कर दूंगा। वो क्यों नहीं कह रहा कि जाओ 2000, और खबरदार 32 में रजिस्टर करानी है, इधर ना करवाना। अब क्यों, ऐसा क्यों? अब रिस्ट्रिक्शन लग गई तो ये तो नहीं होने वाली। जितनी ऑडिट फर्म्स हैं वो सारी कहां रजिस्टर्ड हैं? ऑडिट फर्म्स। अब यहां तो नहीं रजिस्टर्ड, क्यों? सोचो, दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों है? क्या बात है, अगर कल को ऑडिट रिपोर्ट गलत इशू की
इस तरह कह देता हूं, तो कल को तुम कहोगे वो तू पार्टनर तूने गलत किया, वो कहेगा मैं क्या जानूं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, फर्म जाने। तो क्या होगा, लायबिलिटी कोई ऑन नहीं करेगा। सो फॉर दैट रीजन आई कैप ने ये अलाउ ही नहीं किया होगा कि तुम ये वाली पार्टनरशिप रजिस्टर कराओ, उसने कहा चुप करके वो करा के आओ। बात समझ आ रही है? सो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वही पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ बताना मकसद था कि ये उस जैसी है जैसे कंपनी है, लेकिन बेनिफिट्स कंपनी वाले हैं, लेकिन पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, फॉर्म है। इज दैट क्लियर? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे जाने से पहले अब जरूरत नहीं है, अब हम आते हैं अपनी बुक के ऊपर पहले। लो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जरा पार्टनरशिप को। मैं थोड़ा सा समझा दिया, अब मैं डेफिनेशन से समझाता हूं थोड़ा सा। लो जी, इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 11 पार्टनरशिप के अंदर हमें सिर्फ 3 बातें पढ़ने को मिलनी है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा कि आया मैं जो आपको बिजनेस मॉडल बता रहा हूं वो पार्टनरशिप है या नहीं। ये पहले कभी पुराने वक्तों में टेस्ट होता था बहुत फ्रीक्वेंटली, लेकिन अब काफ़ी आउटडेट हो गया है, तो इधर से कभी बड़ा अर्सा गुजर गया यहाँ से कोई टेस्टिंग हुई हो, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे टॉपिक को। और थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। इसके ऊपर बाकायदा स्कीम के बाद चेंज हुई तो एक सवाल आया ज़रूर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। ये 3 ही टॉपिक हैं, और टाइप्स ऑफ पार्टनर 4 टॉपिक हैं, लेकिन 3 टॉपिक्स में ही ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी, लो जी स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप की डायरेक्ट मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, 1932 पढ़े, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन से बहुत सी बातें निकालने लगा हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 पर्सन। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों का मिलने से ही पार्टनरशिप बननी है, एक बंदा पार्टनरशिप नहीं बना सकता। ये बात क्लियर है? 2 या 2 से ज्यादा। अच्छा, मैक्स ये तो हो गया मिनिमम, कि मिनिमम 2 लोगों ने पार्टनरशिप बना सकते हैं, उससे कम की नहीं हो सकती। व्हाट अबाउट द मैक्सिमम? 20 कहां से लाए हो आप लोग? ठीक है, सही लाए हो, गलत नहीं लाए हैं, आई टू बी से। लेकिन मैं बता देता हूं पार्टनर, अब यहां पे थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूं। एक्चुअली में पार्टनरशिप एक्ट को तकलीफ नहीं है, वहां पे कहीं डिफाइन नहीं है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होंगे, कहीं नहीं है। सो देयर इज नो लिमिट डिफाइंड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनीज एक्ट को तकलीफ है, कंपनीज एक्ट 2000, इसको तकलीफ है। इसने बोला हुआ है कि खबरदार, तुम एसोसिएशन फॉर्म चला रहे हो, 20 लोग से ज्यादा हो गए हो, 20 लोगों से ज्यादा हो, चलो कंपनी रजिस्टर कराओ, 20 लोगों से ज्यादा की फॉर्म नहीं हो सकती, 20 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। तो इसको तकलीफ है। आप लोग जब कैफ 7 पढ़ोगे ना इंशाल्लाह, तो उसमें शुरू के चैप्टर्स में आपको ये बात पढ़ने को मिलेगी कि भाई 20 से ज्यादा एसोसिएशन चली तो वो इलीगल एसोसिएशन समझी जाएगी। क्या बात समझ आ गई यहां तक? तो मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप ने डिफाइन नहीं किए, कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किए। दूसरी बात कि ये तो हो गया, चलो कंपनीज एक्ट ने ये चीज डिफाइन कर दी कि भाई 20 मेंबर्स जो हैं वो मैक्सिमम, इससे ऊपर जाओ तो कंपनी रजिस्टर कराओ, लेकिन साथ में वहीं पे एक्सेप्शन भी गिवन है। एक्सेप्शन क्या है? कि हाँ एग्जैक्टली, सोलिसिटर यानी लॉयर्स आपकी लॉ फर्म्स हैं या आईकैप जैसी फर्म्स हैं जिनको उनके बाय लॉज ने कहा हुआ है खबरदार तुम कंपनी बने तो उनको कहा गया हाँ तुम्हारे मेंबर ज्यादा हो, तुम्हारे पार्टनर ज्यादा हो सकते हैं। जिस तरह इस वक्त फर्ग्यूसन के पार्टनर मैं मानता हूं 100 प्लस में है, शायद मैं 100 भी 200 तक हूं, शायद 100 प्लस में है। केपीएमजी के पार्टनर 100 प्लस में है भाई, तो वो कैसे चल रही हैं? वो भी ऐसे ही चल रही हैं कि उनको बाय लॉज ने मना किया हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? उन पे रिस्ट्रिक्शन 20 की नहीं है। क्या बात समझ आ गई? क्लियर? आगे चलूं? सो मैं डेफिनेशन में से आगे चल रहा हूं। is a relation between person who have agreed, mean there must be an agreement between them। अब मजेदार बात यह है कि पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट दोनों तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? रिटन भी और ऑरल भी, इंप्लाइड भी हो सकता है। आज पाकिस्तान में बेतहाशा पार्टनरशिप्स होंगी जो इस तरह चल रही हैं कि 2 दोस्त मिले, अच्छे दोस्त थे, पुराने यार, एक दूसरे के माइंडसेट को जानते हैं, दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट शेयर करना शुरू कर दिया। ऐसा ही हो रहा है। क्या उन्होंने कुछ रिटर्न किया? नहीं, वो रिटर्न तो करके बैठे नहीं होते। समझा रहा हूं सर। तो वो ऑरल पार्टनरशिप्स हैं, लेकिन लॉ की नजर में ऑरल पार्टनरशिप उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी एक रिटर्न। होनी रिटर्न चाहिए, लेकिन ऑरल पार्टनरशिप भी कोई इनवैलिड पार्टनरशिप नहीं है। लीगैलिटी में उसका भी केस सुना जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? सो एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। क्लियर होगी बात? एग्रीमेंट में होगा क्या? टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप।
कि भाई मैं कोई नया पार्टनर आएगा तो कैसे आएगा, पार्टनर्स के राइट्स ड्यूटीज़ क्या होंगे, मेरी ड्यूटी क्या है, मैं क्या परफॉर्म करूँ। मैं जब जाने लगूंगा तो मैं जाते हुए अपना गुडविल का शेयर अपनी फर्म में शेयर कैसे डिटरमिन करूँगा। मैं अगर फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे निकालोगे तो मेरा हिस्सा क्या बनेगा, कोई नया आ रहा है तो कैसे आएगा। मेरी बातें समझ आ रही हैं। और सबसे मुश्किल और सबसे अच्छी पार्टनरशिप डीड वो होती है जिसके अंदर एग्जिट क्लॉज लिखी हो, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर हम लोग एंट्री क्लॉज तो लिख लेते हैं कि भाई ये डिसाइड करके चल रहे हैं। कल को जब टूटेगी लिखा ही नहीं होता, टूटेगी तो क्या करेंगे। अच्छे वक्तों में ना सब जब शुरू में आते हैं तो बड़ा ट्रस्ट होता है, लेकिन जब एक दूसरे के साथ बैठते तो पता लगता है ओए होए गलत पार्टनरशिप हो गई। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होता है, उस केस में ये होता है कि आपने क्लॉज ही नहीं लिखी होती, तो नुकसान तब होता है। तो एक अच्छी पार्टनरशिप वो है जो एग्जिट क्लॉज भी मेंशन करे। बात है, पार्टनरशिप दो वजह से टूटती है, सीधी सी बात है, वरना चलती रहती है। पहली, या तो बहुत अच्छी चलने लग जाए कि ज्यादा प्रॉफिट आने लग जाए तो सारे भूखे हो जाते हैं, या बहुत बुरी चलने लग जाए। ये जो बीच वाला फेज है ना, जहां पे कभी अच्छी कभी बुरी, वो फिर चलते रहते हैं, अच्छे बुरे वक्त में चलते रहते हैं। ये जो बहुत अच्छी हो जाती है ना, कई दफा ये भी टूटने का बायस बन जाती है। बात समझ आ रही है जी। सो एग्रीड टू, अच्छा हु हैव एग्रीड, अच्छा जो एग्रीमेंट आप रिटर्न करते हो बेटा उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये वर्ड आपने शायद पहले सुना भी होगा, पार्टनरशिप डीड। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप तमाम रिटर्न फॉर्म में टर्म्स लिखते हो कि हमारी पार्टनरशिप की टर्म्स क्या होंगी। अच्छा, आप लोगों ने मेरे साथ चैप्टर 1 पढ़ा था, उसमें हमने सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़े थे, याद है आपको। उस सोर्सेज ऑफ लॉ में एक लॉ हमने ये पढ़ा था कि एग्रीमेंट वाला भी, कि एक सोर्स तरीका ये भी है एग्रीमेंट के थ्रू है। मैंने बताया था बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, जो डीड में आपने लिख दिया वही लॉ है। कल को जब कोई केस फाइल होगा तो लॉ कहेगा, कोर्ट कहेगा जी लाइए डीड, डीड में ये लिखा है तो करते क्यों नहीं। क्या कोर्ट क्या रेफर कर रहा है, आपकी डीड, आपके रिटर्न टर्म्स। इसका मतलब जो एग्रीमेंट है वही लॉ है आपकी नजर में। अच्छा, अब यहां पे एक बात समझाता हूं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एनेक्सर्स गिवन है, टर्म्स डिफाइंड है पार्टनरशिप डीड की। ठीक है, जिसे टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप कह सकते हो। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डिफाइंड है बाय डिफॉल्ट, उसे एनेक्सर में डिफाइंड है। अगर आपकी डीड में स्पेसिफिकली आपने ठीक बात लिखी हुई, जो भी आपने लिखी हुई, आपने टर्म्स डिसाइड की हुई, तो जैसा आपने डिसाइड किया वही लॉ है। लेकिन अगर आपकी डीड में ये बात नहीं लिखी हुई तो फिर, तो जैसा पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है वही लॉ है। अब जरा समझो, मैं एक छोटी सी बात एग्जांपल दे देता हूं। आपकी डीड में लिखा हुआ है कि हम 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जी। ये रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे इजी। एक्स कहता है मैं शेयर लूंगा 20%, वाई कहता है मैं तो 60% लूंगा, जी भी 20%। ये अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने डिसाइड की हुई है बिटवीन, या डिसाइडेड एक्स वाई जी में, तो कोर्ट के मुताबिक यही लॉ है, प्रॉफिट ऐसे ही डिवाइड होना चाहिए। सो पार्टनरशिप डीड विल प्रिवेल ओवर द पार्टनरशिप एक्ट, यानी यूं कहूं स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द जर्नल प्रोविजन। अब जर्नल प्रोविजन क्या है? जर्नल प्रोविजन ये है कि अगर कुछ भी ना लिखा हुआ तो द प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स इक्वली। अब ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये बनता है 33.33%, हर एक का 33.33%। क्या मेरी बात यही बनता ना, अंदाजा है। तो समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर स्पेसिफिकली आपने टर्म्स लिखी तो जो आपने लिखी वही कानून है। स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द जर्नल प्रोविजन। क्या ये बात समझ आ गई? डीड की पावर क्या है? ठीक हो गया? तो डीड इज एक्चुअली योर लॉ बिटवीन द पार्टनर्स। अच्छा, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। लो जी, अब आगे शेयरिंग होनी चाहिए। शेयरिंग के ऊपर मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, एक और चीज बता दूं, प्रॉफिट शेयरिंग अगर ये रेशो है तो समझ लो लॉस की भी यही रेशो है। प्रॉफिट शेयर का इंप्लाइड मीनिंग ये होता है कि लॉस में भी अगर शेयर आएगा तो मिस्टर एक्स 20% शेयर करेंगे, वाई 60% और जी 20%। इज दैट क्लियर? अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई पार्टनर कहे कि जनाब मैं, एक्स कहे कि भाई मेरा प्रॉफिट में तो 20% शेयर है पर मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा। बोलो, अगर डीड में लिखा भाई मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तो ये एक्स वाई जी माने हुए हैं आपस में कि एक्स 20% प्रॉफिट में शेयर करेगा बट लॉस शेयर नहीं करेगा। इक्वली गुड, इक्वली गुड। भाई ये भी जरूरी नहीं है कि सारे बंदे पैसे लेकर आए। ऐसा होता है समटाइम्स, पार्टनरशिप में हर बंदा पैसे लेकर नहीं आता। सपोज मैं बहुत स्किलफुल हूं, आप चाहोगे आप मेरे ऑन बोर्ड आ जाओ, मैं कहता हूं मैं शामिल तो हो जाऊंगा, बढ़िया मेरे पास पैसे नहीं। आपने कहा पैसे की जरूरत ही नहीं है, आप अपना नॉलेज लेकर आए, पैसा मैं लगाता हूं। तो पार्टनरशिप ऐसे भी तो बनती है।
पार्टनरशिप्स ऐसे भी तो बनती हैं कि आप नॉलेज लेकर आए, मैं पैसा लेकर आता हूं, भाई आपकी नॉलेज की वैल्यू है। क्लियर? सो जैसे मियां बीवी राजी चलेगा काम, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, वैलिड है। सो अगर ये भी लिखा होता कि एक्स कुछ नहीं लेके आएगा, एक्स 20% प्रॉफिट लेगा, लॉस में शेयर नहीं करेगा, वैलिड है। जैसे मियां बीवी राजी। क्या बात समझ आ रही है? सो एग्रीमेंट विल प्रिवेल ओवर योर जर्नल प्रोविजन। सो आप लिख लीजिए, बस आप अपनी टर्म्स में डिफाइन कर लें, ठीक है। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पे मैं एक कॉन्सेप्ट ये समझा रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि वो बंदा कैपिटल लेकर आया हो, ये जरूरी नहीं है कि वो लॉस में भी शेयर कर रहा हो, ये आप पे डिपेंड करता है आपने टर्म्स क्या रखनी है। इज दैट क्लियर? आपने टर्म्स क्या रखनी है। चलो जी आगे चल रहा हूं। Who have agreed to share the profits of the business? बेटा प्रॉफिट शेयरिंग मैंने समझा दी, बिजनेस जरूरी है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड, दो तरह के बिजनेस होते हैं ना, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। बेटा नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड पार्टनरशिप नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं हो सकती अंडर 1932। देखो फॉर एग्जांपल हम सब बहुत अमीर लोग हैं, हम सब ने सोचा कि चलो यार एक एसोसिएशन बनाते हैं जिससे हम वेलफेयर का काम करेंगे, जिससे हम मल्टीपल फाउंडेशंस काम करती हैं, अखुवत है, ईदी फाउंडेशन है, अफरीदी फाउंडेशन है, मल्टीपल और फाउंडेशंस होंगी शायद। ये सारी फाउंडेशन में अगर मैं कहूँ हम भी जैसी एक फाउंडेशन बनाएं, क्रिस्चियन फाउंडेशन सपोज, और उसके अंदर हम सब अपना पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं, हम सब उसके मेंबर बन जाएं, क्या हम पार्टनर्स बनेंगे? क्या फॉर्म रजिस्टर हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो बिजनेस है ही नहीं लॉ की नज़र में, वो तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, वो बिजनेस नहीं है। सो लॉ की नज़र में बिजनेस वो है जो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो और उसका प्रॉफिट शेयर हो रहा हो और मैं पार्टनर्स आपस में शेयर कर रहे हो। सो चैरिटेबल काम के लिए इकट्ठे हो जाना पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। 1932 रिफ्यूज कर देगा, रेगुलेटर रिफ्यूज कर देगा कि भाई इस काम के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते तुम, इस काम के लिए कहीं और जाओ, एनपीओ रजिस्टर कराओ जाके। बात समझ आ रही है? अच्छा, और फ्यूचर का बिजनेस कोई बिजनेस नहीं होता, हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे, नहीं भाई, जब मिलके करोगे तब पार्टनरशिप बना लेना। फ्यूचर की पार्टनरशिप कोई पार्टनरशिप नहीं होती। क्या बात समझ आ गई भाई? मतलब मैं हम दोनों पार्टनर, हम लोग स्टार्ट करेंगे जुलाई से, जब जुलाई में स्टार्ट करेंगे तब से पार्टनरशिप बनेगी, फॉर्मेशन होगी। फ्यूचर की पार्टनरशिप, फ्यूचर का प्रॉमिस कोई प्रॉमिस नहीं है। इज दैट क्लियर? अगली बात, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बड़ी खूबसूरत बात, कैरिड ऑन बाय ऑल, सब मिलके भी कर सकते हैं और कोई एक भी सबके बिहाफ पे बिजनेस मैनेज कर सकता है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैसा हो सकता है हम सब पार्टनर्स हैं, लेकिन आप सब कहें कि हम तो हम लोगों ने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सलमान साहब आप संभालें ऑपरेशन, तो आई एम गोइंग टू एक्ट ऑन योर बिहाफ, ऑन ऑल ऑफ यू, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू, ठीक है, बट मैं अकेला एक्ट कर रहा हूं। बात समझिए? तो बिजनेस चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता? बिजनेस में पार्टनरशिप में एक्टिव पार्टनर्स भी होते हैं, स्लीपिंग साइलेंट पार्टनर्स भी होते हैं। सो आई एम एक्टिव पार्टनर नाउ। क्या बात समझ आ रही है? लेकिन अब मजेदार बात यहीं पे एक छोटी सी, मैं एक्टिव पार्टनर हूं, मैं ट्रांजैक्शंस करूंगा, किसको फंसाऊंगा? अकेला फंसूंगा? सबको फंसाऊंगा। आप तमाम बाउंड हो गए फॉर द एक्शन टेकन बाय योर एजेंट। क्या बात समझ आ रही है? मैं आपके बिहाफ पे जब भी एक्शन हो तो फंसाऊं। क्लियर होगी बात? सो जी अब पढ़ते हैं फिर। अब जरा ये अगर ये डेफिनेशन समझ आ गई है तो मैंने 2-2.5 पेजेस पढ़ा दिए हैं, तो बस मैंने अब सिर्फ डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। पर्सन जो इस पार्टनरशिप में आते हैं उनको इंडिविजुअली आप पार्टनर्स कहते हो, कलेक्टिवली उनका नाम आप फर्म इस्तेमाल करते हो, लेकिन फर्म की कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, और द नेम अंडर विच द बिजनेस पार्टनरशिप इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम, जैसे KPMG है, फर्ग्यूसन है, ये सारे उसके नाम है। एक्ट ऑफ द फर्म मीन्स एन एक्ट डन बाय ऑल द पार्टनर, सब ने मिलके कोई काम किया, वो फर्म का एक्शन समझा जाएगा। और बाय एनी पार्टनर ऑफ द फर्म विच गिव्स राइज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। अभी मैंने तुम लोगों में से अकेला पार्टनर था जो एक्टिव था, तो मैं जो एक्शन लूंगा कौन फंसेगा? फर्म। क्यों फंस रही है फर्म? क्योंकि फर्म का एक्शन समझा जाएगा, सलमान का एक्ट फर्म का एक्ट समझा जाएगा। आपको याद है मैंने केस समझाया था कि मैं एक अपील में गया और वहां पे जाके गलत बात बोला, या बाद में पेनल्टी पड़ी कंपनी को, तो वो क्या था? मेरा एक्शन कंपनी का एक्शन समझा गया था। मैंने आपको कहानी सुनाई भी है ना एक दफा। सो वो मेरा एक्शन कंपनी का एक्शन समझा गया था। बिजनेस मीन्स एनी ट्रेड, कॉर्पोरेशन, प्रोफेशन, थर्ड पार्टी
ये वर्ड जब भी हम यूज करेंगे पार्टनरशिप में, इसका मतलब होगा अदर देन पार्टनर, जो कोई पर्सन है वो थर्ड पार्टी है। क्या बात क्लियर है? थर्ड पार्टी यूज इन रिलेशन टू अ फर्म और टू अ पार्टनर देयर इन मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन दी फर्म। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? जो पार्टनर नहीं है फर्म में उसको हम थर्ड पार्टी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? पढ़ो जी एग्जाम्पल 1 फिर। जी क्लियर एग्जाम्पल? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई जरा ये पढ़िए लाइन जरा। प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू द फर्म दैट आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। कोई मुझे ये समझाएगा क्या कहना चाह रहा है? या चलो मैं पढ़ लो एक दफा। जी बताइए, क्या समझ आई? मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये आप लोगों से कि अगर इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनरशिप एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हु विल प्रिवेल? जी जी, मैं दोबारा बोल देता हूं। अगर दोनों एक्ट में लड़ाई हो जाए किसी पॉइंट पे, तो किसकी प्रोविजन मानी जाएंगी? जी कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई, तब तक चलता रहेगा टू द फर्म, अप्लाई टू द फर्म, फर्म के हवाले से, क्योंकि फर्म भी तो एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। दैट आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद दी, जब तक वो हमारे साथ फड्डा नहीं लेगा। मतलब हु विल प्रिवेल? पार्टनरशिप एक्ट विल प्रिवेल। कि अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आया तो चल निकल काका जी, भागो, हमारी प्रोविजन मानी जाएंगी। पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन मानी जाएगी। बात समझ आ रही है? क्लियर? सो पावर स्ट्रक्चर्स डिफाइन किया है कि हु विल प्रिवेल। आगे चलिए, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के बताइए कि ग्रुप ऑफ पर्सन फर्म है या नहीं है, कोई बंदा इस फर्म का पार्टनर है या नहीं। तो एक बात ख्याल रहे कि सारे एलिमेंट्स को एक साथ देखना है, आइसोलेशन में नहीं देखना। इन डिटर्मिनिंग अबव, regard shall be given to the real relationship between the parties as shown by all the relevant facts taken together। तो कौन से फैक्टर्स देखने हैं? देखिए ये मैंने सारे डिस्कस नहीं किए। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट होना चाहिए, कैरिंग ऑन अ बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड म्यूचुअल एजेंसी। क्या बात समझ आई? अच्छा, यहां पे ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट दिखने में लगे ये तो पार्टनरशिप है, बट वो ना हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल अज्यूम कीजिए हमारी एक पार्टनरशिप है, हम लोग में प्रॉफिट एक बिजनेस कर रहे हैं और मैं गया बिजनेस के बिहाफ पे, पार्टनरशिप के बिहाफ पे बैंक के पास, और बैंक को बोला यार हमें लोन चाहिए 5 मिलियन का, आप लोन दे दो। उसने कहा ठीक है इंटरेस्ट दे दो। हमने कहा मैं सूद वाला काम नहीं करना, आप ऐसा करें हमारे प्रॉफिट में से 5% या 10% हम आपको प्रॉफिट सरेंडर कर देते हैं, आप हर मंथ 10% का प्रॉफिट ले लें हमारे प्रॉफिट में से, और जब तक हम आपका लोन वापस नहीं करते, और जो ही हम आपका लोन वापस करेंगे आप हमारे पैसे, हम आपको पार्टनर प्रॉफिट का शेयर नहीं देंगे। मेरी बात, ऐसा हो सकता है सपोज ऐसा टर्म्स को डिसाइड हो जाए किसी इस्लामिक बैंक के साथ कि भाई आप हमारे प्रॉफिट का शेयर ले लें, हमें लोन दे दें, लोन वापस करेंगे, बात खत्म, एग्रीमेंट खत्म। अब आप बताओ क्या प्रॉफिट शेयरिंग होगी उसके साथ? हो तो रही है, 10% जा तो रहा है उसको, लेकिन क्या
ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का एक एलिमेंट पूरा हो जाने से क्या वो हमारा पार्टनर बन गया बैंक? क्यों भाई? बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, म्यूचुअल एजेंसी है ही नहीं, वो हमारा एजेंट ही नहीं है, ना उसके एक्शन की वजह से हम बाउंड है, ना हमारे एक्शन की वजह से वो बाउंड है। जबकि हम पार्टनर्स आपस में क्या रखते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। मेरे एक्शन की वजह से आप लोग फंसेंगे, आपके एक्शन की वजह से मैं फंसूंगा। केपीएमजी का कोई पार्टनर पुट्ठी हरकत कर ले, पूरी केपीएमजी फंसेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या समझाना चाह रहा हूं? लेकिन क्या बैंक कोई पुट्ठी हरकत करे हम फंसेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स अ लैंडिंग एग्रीमेंट, लोनिंग एग्रीमेंट, बोरिंग अरेंजमेंट। क्या बात समझ आई? सो किसी एक एलिमेंट के पूरा हो जाने से ऐसा कभी नहीं फैसला सुना देना कि ये पार्टनरशिप है। आपने जब भी देखना है सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिवली देखना है, और सबसे इन सारे एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ये दो हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड म्यूचुअल एजेंसी। ये दोनों प्रेजेंट होना बहुत जरूरी, बाकी भी जरूरी हैं लेकिन ये दो बहुत जरूरी हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अक्सर होता है तीन पार्टनर्स काम कर रहे हैं, एक पार्टनर अल्लाह को प्यारा हो गया, तो बाकी दो पार्टनर अगर अच्छे हों तो वो क्या करते हैं कि चल यार विडो को, वो जो प्रॉफिट शेयर दोस्त को जाता था वो विडो को दे देते हैं, उसकी मिसेस को दे देते हैं। उन्होंने वही प्रॉफिट उसकी मिसेस को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, खुदा खौफ खुदा में। लेकिन क्या इस ऐसा करने से वो विडो इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गई? नहीं। तो प्रॉफिट शेयरिंग तो अभी भी हो रहा है। सो एक एलिमेंट पूरा हो रहा है ना, बाकी एलिमेंट नहीं है, बाकी एलिमेंट नहीं है। समझ आ रही बात की कि वो उस विडो की वजह से फर्म बाउंड नहीं हो रही और फर्म के एक्शन की वजह से विडो बाउंड नहीं हो रही। क्या बात समझ आ रही है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि किसी एक एलिमेंट को कंक्लूसिव, एक एलिमेंट की बेस पे कंक्लूसिव रिमार्क्स नहीं देने, आपने सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिवली इवैल्यूएट करना है। लो जी, आ जाते हैं एलिमेंट्स। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। The partnership is an association between two or more person and all person must be competent to contract। देखो इसका मतलब है, हमने ये तो कॉन्ट्रैक्ट में बात पढ़ी थी कि पार्टीज मस्ट बी competent to contract। तो अगर पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर सारे पार्टनर्स क्या होने चाहिए? कंपिटेंट। और कंपिटेंट की बेसिक डेफिनेशन वही है, वो क्या है? हमने पढ़ा ना, कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन चलती रहेंगी, अप्लाई होंगी पार्टनरशिप पे जब तक वो हमारे साथ फड्डा ना करें। तो इसका मतलब है वहां पे लिखा हुआ है व्हेन द पर्सन इज एज ऑफ मेजोरिटी एंड ही इज नॉट ऑफ अनसाउंड, ही इज ऑफ साउंड माइंड, यूं कह लेते हैं, ही इज ऑफ साउंड। तो ये शर्तें पूरी होंगी तो वही पार्टनरशिप की भी शर्तें हैं। क्या बात समझ आ गई? Thus there can be no partnership consist of single individual if the number get reduced to one for any reason it cease to be a, तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अच्छा, अब आते हैं मैक्सिमम नंबर की तरफ। कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, उसको कोई तकलीफ नहीं है। However, in company law, the following maximum number are fixed. Number one, in case of a partnership firm carrying on a banking business, maximum number is, in case of a partnership firm carrying on a business other than the banking, maximum number is, और हाँ, फर्म जो प्रोफेशनल पर्संस हैं, मैक्सिमम नंबर में एक्सीड 20, उस केस में बढ़ सकते हैं जैसे वो लॉयर्स थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। बात समझ आ गई? इफ द नंबर ऑफ द पार्टनर एक्सीड द मैक्सिमम नंबर अलाउड, देन पार्टनरशिप फर्म बिकम्स एन इलीगल एसोसिएशन। अगर 20 से ज्यादा बंदों ने मिलकर कोई फर्म चलाई, वो इलीगल समझी जाएगी अनलेस वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हो या लॉयर की फर्म हो। क्या बात क्लियर है? पढ़िए फिर एग्जांपल 2, अगर क्लियर है 2 और 3 पढ़िए। खुदा वास्ते, उसका स्टेट तो है ना, उसकी या तो फिर एक तरीका ये है कि उसका हिस्सा कैलकुलेट करो और उसका पार्टनरशिप फॉर्म में जो हिस्सा है वो उसके विडो को दे दो। एक दूसरा तरीका है हिस्सा ना दो, उसके पैसे लगे हुए हैं ना, तो खुदा खौफी है ना ये सब, ये क्योंकि इट्स ऑल बिटवीन द पार्टनर्स। अगर रिमेनिंग पार्टनर ये सोच लें कि यार ये जो मर गया ये दोस्त था, चलो ठीक है इसके फैमिली को बेनिफिट दे देते हैं, तो दे कैन गिव दैट। हो सकता है उसके होते हुए वो 25% देते हो, उसके मरने के बाद कहें कि चूंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो हम उसको सैलरी नहीं देंगे, हम उसको प्रॉफिट का शेयर दे देते हैं फिर। क्योंकि मोस्टली पार्टनरशिप ऐसे चलती हैं कि पार्टनर सैलरी भी ड्रॉ कर रहे होते हैं काम करने के लिए और साथ प्रॉफिट भी ले रहे होते हैं, तो उसको प्रॉफिट देना शुरू कर दें। है तो उसके, या दूसरा तरीका यह है कि पार्टनरशिप में उस पार्टनर को निकालो, उसका हिस्सा कैलकुलेट करो और उसके फैमिली को दे दो। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है ना उनकी फैमिली की, वो इनहेरिटेंस में दे दो। जी, 2 और 3।
डन। एग्रीमेंट होना चाहिए, द पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, दिस एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और बाय बिहेवियर भी हो सकता है। द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, ये बात भी हमने पढ़ ली। इन पार्टनरशिप इन पाकिस्तान पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम अ स्टेटस। देखो बेटे, अब्बा यूजुअली होता है ना, अब्बा जी ने बिजनेस एस्टैब्लिश किए होते हैं, बच्चे जवान होते हैं जाके बिजनेस पे बैठ जाते हैं, भाई वो पार्टनर नहीं बन गए। सपोज अब्बा जी और चाचा में एक पार्टनरशिप हुई हुई है, आप जाके बिजनेस में बैठना शुरू हो गए, आप पार्टनर नहीं बन गए अनलेस वो पार्टनरशिप डीड में आपको एज अ पार्टनर शामिल करें, वर्बली और रिटर्न वटेवर। क्या बात समझ आ रही है? सो वही बात कर रहा है, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस या ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और सक्सेशन के इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में आप जाके बैठना शुरू हो गए, आप पार्टनर नहीं बने जब तक आपको पार्टनर बनाया नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? जब तक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, दैट में बी रिटन, दैट में बी ओरल। सो पार्टनरशिप डीड सेट आउट द फॉलोइंग, पार्टनरशिप डीड में ये चीजें शामिल होती हैं, पढ़िए जरा एक दफा प्लीज, ये सारी बातें ये डीड में होनी चाहिए। जी क्लियर? पढ़ लें सारी पॉइंट्स पढ़ लें, ये सारी चीजें डीड में शामिल हो, मिनिमम शामिल होनी चाहिए, वैसे तो डीड में बड़ा कुछ होता है। चलो जी आगे, ये वाली बात, दो बातें भी पढ़ लें, दो बुलेट्स। जी चलो आगे। In Pakistan, if the partnership agreement does not specify the rights or duties of the partner, the rules set out in the Partnership Act 1932 are assumed to apply. क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपने स्पेशल कुछ ना लिखा तो जनरल प्रोविजन जो लिखी हुई हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। क्या बात क्लियर हो गई? These are default rules in the absence of anything else. ये डिफॉल्ट रूल्स हैं, आप अपने स्पेसिफिक लिख लो, अगर स्पेसिफिक ना हुए तो डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? This means that if a partnership exists but does not have a written agreement, it will be assumed that the rules of partnership agreement as those contained in Partnership Act will apply. Clear होगी बात? पढ़िए एग्जाम्पल 4 और 5, ये वही बात है जो मैंने परसेंटेज पे आपको समझाई है। फोर और 5, जी clear? 4, 5. Carrying on a business. To constitute a partnership, the parties must have agreed to carry on a business होना चाहिए. Where there is no business to be done, there can be no question of partnership. Business here include कोई lawful trade हो, occupation हो या profession हो. An agreement to carry on a business at a future time does not result in partnership. वही मैंने कहा था ना, future का business कोई business नहीं होता unless the time arrives and the business is commenced. और दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि if the purpose is to carry out some charitable work, it will not be a, ये बात भी पढ़िए जी एग्जाम्पल 6। जी क्लियर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, आपस में शेयर करना है। द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव टू मेक अ प्रॉफिट। देयर पार्टनर्स मे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली और इन एनी अदर प्रोपोर्शन। तुम्हारी मर्जी है, आपस में इक्वल डिवाइड करो या प्रोपोर्शनेट कर लो। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशियल एविडेंस एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये प्राइमा फेशियल कहते हैं फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस, फ्रॉम द फिजिकल अपीयरेंस। दिखने में ये लग रहा है कि हाँ यार ये शेयर कर रहे हैं, ये पार्टनर होंगे, लेकिन कंक्लूसिव हतमी फैसला नहीं सुनाना। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि बाकी एलिमेंट्स को भी देखना है, क्या म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं या ऊपर से गुजर रही हैं?
हेलो, आ रही हैं प्लीज। फर्दर इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पार्टनर शुड एग्री टू शेयर लॉसेस, ये जरूरी नहीं है कि वो लॉस शेयर करे। इट मस्ट बी नोटेड दैट इवन दो अ पार्टनर में नॉट शेयर इन द लॉस, येट हिज लायबिलिटी टूवर्ड्स आउटसाइडर शैल बी अनलिमिटेड। भाई देखो, वो बेशक लॉसेस शेयर ना करे, लेकिन उसकी लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या होगी? अनलिमिटेड। आपको मैंने दो तरह की लायबिलिटी समझाई थी चैप्टर 10 में, क्या क्या? लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी और लायबिलिटी अमंग। भाई पार्टनर्स के दरमियान तय हुआ है कि सलमान लॉस में शेयर नहीं करेगा। आप सब लॉस शेयर करोगे, मैं नहीं करूंगा। प्रॉफिट में मैं 20% का शेयर होल्डर हूं, सपोज। ऐसी खूबसूरत डीड हमने बनाई हुई है। अब आगे बिजनेस को लॉस, तो थर्ड पार्टी क्या करेगी? थर्ड पार्टी के पास क्या राइट मौजूद है? सपोज हमारी फर्म है, थर्ड पार्टी के पास क्या राइट मौजूद है अगर उसने हमारे पे केस फाइल करना हो? इसका मतलब ज्वाइंटली एंड सेवरल लायबिलिटी। याद आए वो ज्वाइंट प्रोमिसर वाली बात है कि वो चाहे तो हम सब पे ज्वाइंटली केस फाइल करें इंक्लूडिंग मी, या चाहे तो मेरे अकेले पे भी तो केस फाइल कर सकता है। सपोज थर्ड पार्टी ने डायरेक्ट केस फाइल किया सलमान के खिलाफ, मेरे अकेले के खिलाफ, तो क्या मैं वहां रोने बैठ जाऊं कि मैं तो लॉस में शेयर ही नहीं करता था, मुझ पे क्यों केस फाइल करे हो, बाकियों पे करो? लॉ क्या कहेगा? थर्ड पार्टी के सामने चूंचा नहीं करनी, तो मैं पूरी लायबिलिटी पे करूंगा थर्ड पार्टी को। अब आऊंगा घर, लायबिलिटी अमंग देमसेल्फ, लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स। तो मैं तुम सबके साथ बैठ के क्या कहूंगा? यार हमारा तय हुआ था मैं लॉसेस में शेयर, सो ये जितने पैसे मैं इस थर्ड पार्टी को दे के आया हूं तुम लोग शेयर करो, मुझे वापस करो। क्या बात समझ आ रही है? सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, येट हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी आउटसाइडर वुड बी अनलिमिटेड, वो ये कॉन्सेप्ट है कि थर्ड पार्टी कहेगी तो चुप करके पे करेगा, इवन आई एम नॉट शेयरिंग द लॉसेस, मैं पूरा ही लायबिलिटी पे करूंगा। हाँ, जब घर आऊंगा तो लायबिलिटी अमंग देमसेल्फ में चूंकि क्लियर है कि मैं लॉसेस शेयर नहीं कर रहा, तो मैं आप लोगों से क्या कर लूंगा? रीइंबर्समेंट करवा लूंगा। क्या बात समझ आई है ये मेरी? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने चैप्टर 10 पढ़ाते हुए दिया था कि लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी में पार्टनर क्लेम नहीं करेगा मेरा हिस्सा नहीं है, मुझे पता नहीं था, कोई ऐसा बहाना नहीं चलना। थर्ड पार्टी को पे करोगे, घर आके आपस में जो मर्जी तय करो। क्लियर? समझ आ गई बात? पढ़ो फिर एग्जांपल 7 जरा। क्लियर? पढ़ ले सारे पढ़ ले। जाग रहे हो ना? बस ये सोच के बर्दाश्त करो, 2 दिन सर को और बर्दाश्त करना है, आज और कल का। आज तो गुजरे, कल का चलो ऐसे ही सोच लो, लेकिन थोड़ा सा हाँ खुशी से बर्दाश्त कर लो। मेरी फैमिली में बड़े भी कहते होते थे, नहीं अभी भी नहीं है, मेरी फैमिली में बड़े कहते होते थे, नहीं पढ़ा ना? सुभान अल्लाह, सारे मेरे जैसे हो। मेरी फैमिली में बड़े कहते होते थे कि हंस के भी करना है तो रो के भी करना है, बेहतर है हंस के कर लो, तो हंस के कर लो जी, 2 क्लासें हैं, बर्दाश्त कर लो जी। पढ़िए। नहीं नहीं, कल लाजमी होगा टेस्ट, कल कंफर्म होगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कल इसलिए क्योंकि कल वर्किंग डे है, कल कोई छुट्टी तो है नहीं, सारी टीम आई होगी, सो कल होगा, ठीक है? क्योंकि आप जाने से पहले एक दफ़ा टेस्ट तो दे दो ना यार, ऐसे ना करो, उसके बाद आपने शक्ल नहीं दिखानी। जी प्लीज़, मॉक में आएंगे चलें जी प्लीज़। 7 हो गया? समझ भी आया कि नहीं आया? उसने काफ़ी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की हैं, कई टर्म्स किस्म की टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट उसने काफ़ी समझाई हैं, यहाँ पे सारी समझ आई हैं। चलो
लो जी, बिफोर कि मैं इसको, अच्छा एग्जांपल 8 भी पढ़ो पहले। म्यूचुअल एजेंसी का लास्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको जंप करके एक छोटी सी चीज पढ़ाना चाह रहा हूं। पहले 8 पढ़ लो आप लोग। जी क्लियर? एग्जांपल 8। सबको समझ आ गई 8 भी? अब मैं यहीं से एक म्यूचुअल एजेंसी का एक लास्ट एलिमेंट रहता है हमारा, लेकिन मैं जरा जंप करके आपको एक चीज यहां से पढ़ाना चाहता हूं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, किसी बंदे को शेयर मिल रहा है अगर प्रॉफिट का, और ऑफ अ पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन प्रॉफिट, या वो प्रॉफिट का हिस्सा ले 5% 10% जो कि प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, डज नॉट ऑफ इट सेल्फ मेक हिम अ पार्टनर, वो उसको पार्टनर नहीं बना देता विद द पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस, उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पार्टनर हैं। पढ़िए जरा एग्जांपल 13। जी क्लियर? अब जरा अगली बात, वही बात दोबारा लिखी है उसने लाइन, फिर वो कह रहा है मैं अब आपको बताता हूं इन पर्टिकुलर्स। उसने कुछ सिनेरियोज बताए हैं कि जिसमें प्रॉफिट का शेयर करना अगले बंदे को पार्टनर नहीं बना देता। नंबर 1, लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस, अगर बैंक वाला उधार दे रहा है किसी बिजनेस को। दूसरी चीज, सर्वेंट और एजेंट एज अ रेम्यूनरेशन, विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, जो बंदा मर गया है, जो पार्टनर मर गया, उसके विडो को या उसके बच्चे को जो आप प्रॉफिट का शेयर दे रहे हो वो उसको पार्टनर नहीं बनाता। क्लियर? अ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर इंटरेस्ट। बेटा देखो अब यहां पे इस बात को मैं थोड़ा समझाने लगा हूं। मेरा स्टेक है 20%, मैं आप लोगों का पार्टनर हूं 20% का। मैं अगर आप सबसे इजाजत ले लूं कि यार मैं ये अपना 20% शेयर अपने भाई को ट्रांसफर करना चाहता हूं, मेरा जो प्रॉफिट बना करे आप मेरे भाई को ट्रांसफर कर दिया करें, अगर आप सब एग्री हैं तो मैं कर दूं। सो मैं क्या अपना राइट ट्रांसफर कर रहा हूं किसको? अपने भाई को, ऐसे ही है। सो मैं क्या कहलाया? ट्रांसफरर, और मेरा भाई क्या हुआ? ट्रांसफरी। क्या बात समझ आ गई? अब क्या मेरा भाई पार्टनर बन गया आप लोगों के साथ? पार्टनर मैं ही हूं, उसको तो बेनिफिट मिल रहा है सिर्फ। क्या बात समझ आई? तो वो पार्टनर नहीं बना ना। क्यों? क्योंकि ना उसकी वजह से आप जिम्मेदार हैं, ना आपकी वजह से वो फंसेगा कभी। म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है, म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट। क्या ये बातें समझ आई? अब यहां पे एक छोटी सी बात, लॉ मेरे भाई को बोलता है कि ट्रांसफरी भी कह सकते हो इसको, इसको सब पार्टनर भी कह सकते हो, यानी ये वाहिद बंदा है जिसका नाम है सब पार्टनर, सब पार्टनर। लेकिन लॉ कहता है खबरदार, ये एक्चुअली में पार्टनर नहीं है, ना इसके एक्शन की वजह से आप बाउंड हैं, ना आपके एक्शंस की वजह से ये बाउंड है। म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती विद द सब पार्टनर। तो बेटा उसी को क्या बोला जाता है? ट्रांसफरी भी बोला जाता है। ट्रांसफरी भी, इसका दूसरा नाम क्या है जी? ट्रांसफरी, जिसको राइट ट्रांसफर किए गए हैं। बट ये बात देखिएगा, मैंने आपको एक बात बोली है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, मैंने आप सबकी इजाजत के साथ ये हरकत की है। क्या बात क्लियर है? आगे चल सकता हूं। अ माइनर हु इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। भाई मैं पार्टनरशिप चल रही थी, मैं लगा गया, मेरे बच्चे को आपने बेनिफिट देने शुरू कर दिए, वो पार्टनर नहीं बनेगा, वो माइनर है, वो वैसे भी पार्टनर नहीं बन सकता बिकॉज ही इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और अगली बात, प्रीवियस ऑनर और पार्ट ऑनर एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ इट। बेटा देखो आज मैं आप लोगों से रिटायरमेंट लेता हूं तो मेरा एक गुडविल का शेयर कैलकुलेट हुआ। जी जी हाँ, गुडविल का एक शेयर कैलकुलेट हुआ। मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ कि अगर आज गुडविल का जो शेयर कैलकुलेट हुआ है, एक तरीका यह है कि अभी मुझे सारे पैसे दो, मैं चला जाता हूं,
लेकिन पार्टनरशिप के पास ना इतने पैसे होते नहीं एक ही टाइम पे कि सारे पैसे अभी दे दे। तो वो ऐसा एक एग्रीमेंट कर लिया आप लोगों ने मेरे साथ कि सलमान साहब आप चले गए हैं, गुड बाय, लेकिन ये है कि आपका जो गुडविल का शेयर है से बनता है 100 मिलियन। हम ऐसा करते हैं कि आप अगले 2 साल हमसे 20% प्रॉफिट लेते रहें, 2 सालों बाद आपका 20 मिलियन या 100 मिलियन पूरा हो जाएगा, यानी हमसे हिस्से कर लें, इंस्टॉलमेंट कर लें हमारे साथ। तो अब जो मैं आपसे हर साल हर महीने 20% ले रहा हूं, क्या वो प्रॉफिट का शेयर है? नहीं, वो मेरी गुडविल का शेयर है, जो मैं गुडविल की सूरत में जो प्रॉफिट के शेयर की सूरत में ले रहा हूं। तो वो कहता है प्रीवियस ऑनर जो चला गया है, और पार्ट ऑनर एज कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है फॉर द सेल ऑफ गुडविल, कि उसने गुडविल बेची है, अब आप उसको गुडविल के बदले में उसको शेयर दे रहे हो थोड़ा थोड़ा करके। तो ये जो रीअरेंजमेंट किया है, इससे वो पार्टनर नहीं है, वो बल्कि वो क्या है, वो हिस्सा ले रहा है, वो पार्टनर नहीं है आपका। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गई, समझ आ गई बात? और पक्की बात है ना? तो जरा पढ़ो 14 15, देखो समझ आती है? फोर्टीन 15 जी डन। 14 15 14 डन ना? 15 पढ़ो और 16 पढ़ो साथ। जी 15 डन, 16 पढ़ो फिर। जी 15 16 क्लियर भी हुई है कि नहीं? समझ भी आ गई है? चलो मैं जरा अब आपको एक सवाल दिखाता हूँ। ये देखो, पहला एक सवाल आया हुआ था प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभी हमारा एक एलिमेंट रहता है, मैं जरा आगे लेके आ गया हूँ आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जरा देखो, बड़ा आसान सा सवाल पूछा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऑटम 14 में आया था, अब दोबारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि इतना आसान सवाल अब एक्सपेक्ट मत कीजिए। पढ़िए जरा। जी आखिर में पूछ लिया, लिस्ट द सिचुएशंस एज गिवन इन द पार्टनरशिप, कि भाई वो बता दो जहां पे वो पार्टनरशिप नहीं बनती। तो सवाल वही वाला कॉपी पेस्ट कर दिया आपने आंसर, ऐसे ही है जी। आगे चलिए, फिर उसको दोबारा याद आई आपको 2017 में। पढ़िए जरा सवाल, सेम क्वेश्चन पूछा लेकिन बात जरा डिफरेंट करके। जी वही सवाल पूछा है, मार्क्स कम कर दिए, 3 मार्क्स कर दिए हैं, और ऑटम 17। क्लियर? फिर आगे चलिए, उसको फिर याद आई आप लोगों की 2018 में, सेम क्वेश्चन। वही आंसर, मार्क्स और कम कर दिए, 2 कर दिए, और अब तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 के बाद उसने क्या पूछना। नहीं पूछ सकता है, डिपेंड करता है कि वो आपसे थोड़े मार्क्स में पूछ ले, अगर कभी बैलेंस पेपर करना हो तो वो आपको आसान सवाल दे सकता है ऐसा। ठीक है जी। सो अब वापस आते हैं जी, अब हमारा वो 5th एलिमेंट जो अभी रहता था, जो हमने नहीं पढ़ा,
और हम आगे आ गए थे, वो था म्यूचुअल एजेंसी का। फ्रेशो जी, जी क्वेश्चन कोई? ओके, म्यूचुअल एजेंसी, there must exist a mutual agency relationship among the partners. Mutual agency relationship means that each partner is both as an agent and a principal. मैं एक ही टाइम पे एजेंट भी हूं, प्रिंसिपल भी हूं। काम, मैं ट्रांजैक्शन करूंगा तो मैं एजेंट हूं, आप प्रिंसिपल। आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आप एजेंट हो और मैं, यानी आपकी हरकतों की वजह से मैं फंसूंगा और मेरी हरकतों की वजह से आप फंसोगे। He can bind other partners for his act, and similarly other partners can bind him for their acts. Clear? Following two important features of partnership need to be understood. Number one, a partnership does not have a separate legal identity. नहीं होती, unlike a company, जैसी कंपनी में होती है, it is not a legal person. A third party entering into a business transaction with a partnership does not have a contractual agreement with the partnership. The contractual agreement is between the third party and all the partners. फर्म की कोई आइडेंटिटी नहीं है। कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हो तो थर्ड पार्टी के साथ हम तमाम पार्टनर्स एंटर हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आई? एक्स वाई जी, अगर केपीएमजी की बात करूं, केपीएमजी एंड क्लाइंट नहीं है, बल्कि ऑल पार्टनर्स एंड क्लाइंट है। क्या बात समझ आ गई? Partners in a partnership does not have a limited liability and are personally liable for any liability of the partnership business that the partnership cannot pay. यानी ऐसी liability जो business पे नहीं कर पाएगा, कौन पे करेगा? पार्टनर अपनी पर्सनल पॉकेट से पे करेगा। क्लियर? प्लीज एग्जाम्पल 9 पढ़िए, अली, बिलाल और चांद वाली। समझ आ रही है ना चीजें? मुश्किल बात कोई नहीं की अभी तक हमने, आसान आसान सी बातें चल रही हैं। पक्की बात है? जहां पे थकने लगो बता देना, मैं तुम लोगों को वो, हाँ, तरौंका लगा दूंगा। हम 5 मिनट की ब्रेक ले लेंगे। खुशी की बात यह है कि आज हमारी क्लास 12 बजे तक होनी है, उससे आगे जा नहीं सकती। कैमरामैन अवेलेबल नहीं है। जी पढ़िए। समझ भी आ गई सबको कि एजेंट कौन है? अली, तो दोनों क्या हुए? प्रिंसिपल। तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हुआ फर्म के साथ। क्लियर? लो जी, इसके साथ ही हमने पांचों एलिमेंट के पढ़ लिए, वो एलिमेंट जिनका टेस्ट हमने पार्टनरशिप में करना है। अच्छा, जरा 1 मिनट के लिए मैं फिर पास पेपर पे आता हूं, जरा साथ साथ पास पेपर भी तो करने हैं ना। सो मैं जरा पास पेपर पे आता हूं, जस्ट अ मिनट। और मैं एक पास पेपर करवाना चाह रहा हूं आप लोगों को। हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 तो कर लिया ना, वो वाला ऑटम, ठीक है। अब जरा आते हैं इस टेस्ट पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 जरा प्लीज पढ़िए। और सवाल क्या है जरा ये देख लें बस, कि इस सिचुएशन में बताना ये है कि पार्टनरशिप, वेदर पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड बिटवीन मुनाफ एंड लैरी अंडर द प्रोविजन, क्या इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप है या नहीं। इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यही तो डिटरमिन करना है। तो हमें किस तरह डिटरमिन करना पड़ेगा? किसी एक एलिमेंट को देख के, सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिवली देख के। पढ़िए जी सवाल पढ़ें और सोल्यूशन बनाएं, अपने जहनों में सोल्यूशन बनाओ जी। बूढ़ा इंसान हो गया मैं। चलो जी, प्लीज पढ़ो पढ़ो। जी एक दफा क्वेश्चन पढ़ ली सबने? लैरी देखो पैसे लेके नहीं आया,
लॉसेस में शेयर नहीं कर रहा है, तो क्या कोई इतराज होना चाहिए? ये तो इतराज वाली बातें ही नहीं है। और फर्दर 1.5 लाख रुपया लेगा अगर कोई क्लाइंट नया लेके आया, प्लस 40% शेयर भी लेगा और तमाम पावर्स एक्सरसाइज करेगा जो एक पार्टनर की पावर्स है। तो सब कुछ तो है फिर, या नहीं? तो पार्टनरशिप तो हो सकती है ना, कि म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है। जी जी ट्रू, लेकिन वो देखो ना, वो कह रहा है एडमिट लैरी, ये भी तो देखो ना बेटे, वो है सोल प्रोप्राइटर, मुनाफ बिजनेस कर रहा है, अब वो चाहता है कि एडमिट कर ले लैरी को एज अ बिजनेस पार्टनर, यही तो वो बताना चाह रहा है। और वो कह रहा है मैं उसे सारी पावर्स दूंगा पार्टनर वाली, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इसका मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग भी है। अच्छा, हम इस सवाल का आंसर करते हुए क्या करेंगे, हम ये समझाएंगे कैपिटल ना लाए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लॉस में ना शेयर करे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, प्लस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है, म्यूचुअल एजेंसी भी एग्जिस्ट करती है बिकॉज ही इज गोइंग टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ द पार्टनर। सो अगर टेक्निकली इसके बरक्स कुछ नहीं है तो फिर पार्टनरशिप तो एग्जिस्ट करती है। क्या बात समझ आई? तो ये देखिए उसने इस तरह आंसर किया है। आंसर पढ़ना जरूरी है, प्लीज पढ़िए एक दफा। आपको जरा अपने आंसर समझ आएगी कि कैसे आंसर एक्सप्रेस करना है। जी डन, समझ भी आ गई सोल्यूशन? चलूं आगे? लो जी, थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, 4 आप दोबारा करिए प्लीज। ये भी टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पे था। एनालाइज कीजिए और एडवाइस कीजिए कि वेदर पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है एक्स वाई में कि नहीं। स्प्रिंग 18 का पास पेपर था। जी समझ आया? 35% प्रॉफिट देना है, कोई कैपिटल आने की जरूरत नहीं है, और डे टू डे अफेयर्स में टांग ना अड़ाई। जी है पार्टनर, बनाया जा सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसमें बस ये है कि यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि 35% प्रॉफिट तो दे रहा है, क्या वो पार्टनर है, क्या वो म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर है, क्योंकि कहीं से फैक्ट्स में ये क्लियर नहीं हुआ कि यार ये, वहां पे तो वो पिछले सवाल में क्या कह रहा था कि ही इज अ पार्टनर, ऑल द पावर्स ऑफ द पार्टनर, यहाँ पे उसने ऐसी कोई बात नहीं की। इसका मतलब यहाँ से फैक्ट से ये क्लियर नहीं हो रहा कि आया कि ये बंदा जो है वो पार्टनर वाले म्यूचुअल एजेंसी राइट रखता है कि नहीं रखता। तो यस, आपको वो आंसर भी इफ के साथ करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप जरा देखो तो इसमें आपको आंसर में कहीं इफ क्लॉज लाजमी मिलेगी। ये देखो यहां पे लिखा हुआ, अनलेस इट कैन बी प्रूव दैट द रियल रिलेशनशिप डज नॉट। सो आपको अपना, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हुआ कि जिसमें फैक्ट्स बहुत क्लियर ना हुए, तो आपको अपने आंसर में हमेशा एक सेफ साइड रखनी पड़ेगी कि अनलेस इसके बरक्स कुछ और हुआ तो फिर पार्टनरशिप नहीं होगी, वरना ये पार्टनरशिप है। क्या मेरी बात समझ आई है? इन वर्ड्स के इस्तेमाल से आपके आंसर के अंदर डिप्लोमेसी आ जाती है, आप पॉलिटिशियन बन जाते हो कि अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा। ठीक है, तो वो वाला काम आपने करना है लाजमी। ठीक है जी, फिफ्थ मैंने वैसे ही करवा दी है। अब पीछे आता हूं, हमारा एक टॉपिक पीछे से रह गया है जो पढ़ने वाला है बस, और वो है को ओनरशिप। बाकी हमने एरिया मुकम्मल। को ओनरशिप के बाद हम ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट की, ठीक है? ज़्यादा लंबी ब्रेक नहीं मिलेगी आज, 5-10 मिनट पे रिस्ट्रिक्ट करो, क्योंकि आज हमारे पास आगे टाइम थोड़ा कम है। सो 10 मिनट्स की कर लेते हैं, ठीक है? आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। सो ज्वाइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। देखो बेटे, एक छोटी सी बात बताता हूं। अभी हमने कहा कि किसी एक पॉइंट के ऊपर फैसला नहीं करना,
प्रॉफिट शेयरिंग पे फैसला नहीं होना, किसी एक पॉइंट पे फैसला कर किया तो वो गलत समझा जाएगा। तो मेरा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा है कि अगर ऐसा करें कि मैं और अली मिलके एक प्रॉपर्टी बाय कर लें, ऑनरशिप, को ऑनरशिप ले लें, प्रॉपर्टी ले लें, को ऑनरशिप नहीं कहता, चलो मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी बाय कर लें दोनों ज्वाइंटली, तो क्या अब, और उसको रेंट आउट कर दें, तो क्या ये पार्टनरशिप होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि बाकी एलिमेंट्स तो बताओ पहले, कैरिंग ऑन अ बिजनेस तो है, बट बाकी एलिमेंट्स तो पूरे करें कि क्या सलमान और अली आपस में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप रखते हैं कि नहीं, और फिर क्या वो प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हो सकता है हम रेवेन्यू शेयर कर रहे हो, रेंट पे चढ़ा के घर, जो पैसे आए आधे आधे। अब ये तो रेंट शेयरिंग है, ये तो रेवेन्यू शेयरिंग है। को ओनरशिप के अंदर दो बातों का डिफरेंस आता है। को ओनरशिप पार्टनरशिप से डिफरेंट होती है दो बातों की वजह से, दो वजूहात की वजह से। पहला, को ओनरशिप में रेवेन्यू शेयरिंग होती है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती। नंबर टू, म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। अब रेवेन्यू शेयरिंग कैसे? देखा, फॉर एग्जांपल मैं और अली एक बिजनेस खोले रियल एस्टेट एजेंसी का, और फिर हम ढेर सारी प्रॉपर्टीज खरीदें और उनको रेंट आउट करें। रेंट जो आए उसको इनकम समझें और उसमें से लेस करें वो तमाम एक्सपेंसेस जो एजेंसी के एक्सपेंसेस हैं, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचे वो हम दोनों आपस में डिवाइड करते हैं 50-50। क्या अब ये पार्टनरशिप है? यस, नाउ इट्स पार्टनरशिप, क्योंकि उसकी रियल एसेंस ये आ रही है कि भाई ये दोनों पार्टनर हैं, एंड वन पर्सन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर, या यूं कहूं, या अदर वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस जो कि टेकन बाय सलमान। तो ऐसा हो सकता है ना? तो ये म्यूचुअल एजेंसी है। सो को ओनरशिप और पार्टनरशिप में सिर्फ दो फर्क है। नंबर वन, कि को ओनरशिप में रेवेन्यू शेयरिंग होती है जबकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग है। और नंबर टू, पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली एजेंट होते हैं एक दूसरे के, को ओनर्स एजेंट नहीं। ये दो स्ट्रॉन्ग क्या नाम है डिफरेंसेस हैं बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। क्लियर? सो जरा पढ़ता हूं। द शेयरिंग ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स, ग्रॉस रिटर्न मीन ग्रॉस रेवेन्यू arising from the property by person holding a joint or common interest in that property does not of itself make such person partner। तो ऐसे लोग आपस में पार्टनर नहीं बनेंगे। पढ़िए जरा एग्जांपल 10, उसके बाद मैं डिफरेंस पे चलता हूं। चलेंगे आगे। डिफरेंस में पहली, फॉर्मेशन। भाई पार्टनरशिप तो एग्रीमेंट से बनेगी, एग्रीमेंट ओरल हो या रिटर्न। को ओनरशिप के लिए किसी किस्म के एग्रीमेंट की जरूरत, क्या बात क्लियर हो गई? अगली पे आओ। बिजनेस, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस करना जरूरी है, को ओनरशिप के लिए बिजनेस जरूरी नहीं है। हो सकता है मैं और अली सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद के रख दें, कि हम दोनों ने को ओनरशिप में एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, बिजनेस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे उस घर का, तो ये भी तो को ओनरशिप है, ये भी तो ज्वाइंट ओनरशिप है, लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर रहे, हमने रखा हुआ है, कभी महंगा होगा तो बेच देंगे, लाइक दैट जो फिलॉसफी पाकिस्तान में चलती है। नंबर ऑफ पर्सन, इस केस में नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है जो कि कंपनी लॉ ने लगाई हुई है, कितनी? 20 की, जबकि को ओनरशिप में कोई रिस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ पर्सन पे नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल एलिमेंट, जबकि हो सकता है यहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो ही ना, यहां पे सिर्फ ये हो कि पड़ी रहने दे प्रॉपर्टी, देखेंगे बाद में, रेवेन्यू शेयरिंग हो। क्या बात समझ आ रही है? म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। यहां पे को ओनर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। A partner cannot transfer his interest without getting consent from the other party। ये भी मैंने सिखाया, वो लिखा हुआ सब पार्टनर। क्या मैंने कहा कि मैं अपने भाई को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता हूं तो आप सबकी इजाजत के साथ, वरना नहीं कर सकता। कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, नॉट मेजोरिटी, ऑल द पार्टनर, मेजोरिटी के साथ नहीं, ऑल। यहां पे को ओनर का ट्रांसफर इज इंटरेस्ट विदाउट गेटिंग कंसेंट फ्रॉम द अदर को ओनर। भाई मैं अपना हिस्सा बेच रहा हूं, तुझे क्या लगे कोई और तेरे साथ को ओनर बन जाएगा? क्या बात समझ आ रही है? पढ़िए जी एग्जांपल 11 और 12, और ये टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे दो टॉपिक रह गए सर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स।
और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, एग्जाम्पल्स प्लीज पढ़ लीजिए। क्लियर, एग्जाम्पल पढ़ ली डन जी। प्लीज हम लोग ब्रेक करते हैं फॉर 10 मिनट्स। 10:45 हो रहे हैं, हम 10:55 पे मिल रहे हैं, ठीक है? ओके जी।